हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक स्टॉक के करेक्शन पर ध्यान दीजिए। 1534 रुपए से 827 और स्टॉक कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं, स्टॉक है टाटा स्टील। फ्रेंड्स, टाटा स्टील का जो रनअप हमने देखा पिछले साल, वो एकदम अनस्टॉपेबल रनअप था और मार्केट में जो ये शेयर था वो आए दिन धूम मचाता था। जो भी टारगेट एनालिस्ट देते थे वो टारगेट मीट हो जाते थे। कारण क्या था? फ्रेंड्स, वॉर चल रहा था। वॉर तो अभी भी है, लेकिन वॉर के कारण होने वाला जो कमोडिटी प्राइस का जो आप देख सकते हैं कि कमोडिटी की जो प्राइसेस थी, सारे कमोडिटी की प्राइसेस जो है बढ़ रहे थे। लोहे के, स्टील के, सभी के दाम बढ़ रहे थे। इस प्रक्रिया में जब कंपनियों के अपने पुराने स्टॉक से फायदा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका रिएक्शन मार्केट में शेयर प्राइस पे आता है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील सीधे पहुंच जाता है 1534 रुपए पे। और जब वॉर का टेंशन थोड़ा खत्म होता है और कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी गिर जाती हैं तो आप देखते हैं कि सीधे 827 रुपए 52 वीक लो, 52 वीक हाई यहां पर आपको मिलता है। सवाल ये उठता है कि कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम है टाटा स्टील। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी। अचानक से इसके शेयरों में इतनी ज्यादा कमी आ गई है, लोगों के मन में डाउट हो जाता है। तो आइए इस डाउट को क्लियर करते हैं और इस डाउट में हम देखते हैं कि टाटा स्टील में अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इसे होल्ड करना चाहिए या फ्रेश कोई खरीदारी करनी चाहिए? अब हम क्या करें वास्तव में? ठीक है, जो लोग बड़े बड़े लेवल पे रुके हुए हैं, कोई 1400 रुपए पे अगर रुका हुआ है, कोई अगर 1500 रुपए पे रुका हुआ है, क्योंकि उस समय एनालिस्ट क्या बोलते थे कि 1500 में आइए और 2000 में ले जाइए। मतलब 1500 में आइए और 2000 तक के लेवल्स उनको दिखाई दे रहे थे उस समय के पोजीशंस के हिसाब से। तो आज आप देख सकते हैं कि वो लोग 1300 वाले, 1400 वाले, 1500 वाले कहां होंगे, क्या करना चाहिए उन्हें। ठीक है, लेवल्स तो काफी नीचे आ गए हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं टाटा स्टील के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। फ्रेंड्स, इस स्टॉक के आप मूवमेंट को देखिए। 1534 से लेके 827 रुपए के रेंज में घूमता हुआ स्टॉक आज के डेट में 851 रुपए पर क्लोज हुआ है 24 जून को। आप इसके रिटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके रिटर्न्स काफी वोलेटाइल हैं। इसके रिटर्न को अगर आप देखिए तो आपको दिखाई देता है कि एक साल की अवधि में ये 26% के आसपास आपको माइनस, आपके वेल्थ में 27% का माइनस कट एक साल में लग चुका है। यानी एक साल पहले आपको इसका लेवल 1100 रुपए के आसपास दिख रहा था। वहां से एनालिस्ट आपको सजेशन देते थे कि ये यहां जाएगा, वहां जाएगा। कंपनी लार्ज कैप है, 1 लाख करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सबसे अच्छी बात कि 5 साल का इनका चार्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें 63% का रिटर्न आपको दिखाई देता है। 5 साल के चार्ट के हिसाब से, यानी आज से 5 साल के पहले ये शेयर आपको 500 रुपए के आसपास मिलता था। वहां से ये 1500 रुपया गया, लेकिन अगर 5 साल की बात करें इन बिटवीन और आज की बात करें तो ये प्लस ही है 851 रुपए। तो उस हिसाब से 63% का रिटर्न है। ज्यादा रिटर्न नहीं है लेकिन है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का ये जो रिकॉर्ड है, यहां पर ये एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद साल 2020 के बाद ये एक रनअप में आती है और उसके बाद यहां कंसोलिडेशन और उसके बाद जब कमोडिटी प्राइसेस ईज होती हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आ गई। फ्रेंड्स, आप कंपनी का ऑल टाइम चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है। यहां पर 1100% के रिटर्न कंपनी ने दिए हुए हैं और 2002 के पहले की कंपनी है। और अगर आप इसके चार्ट से अगर आप देखते हैं तो कमोडिटी स्टॉक्स हैं, कमोडिटी स्टॉक्स काफी वोलेटाइल हैं। यहां ये देख सकते हैं आप, पूरा वोलेटाइल है और यहां एक अनप्रेसिडेंटेड रन यहां आपको इस पर्टिकुलर 2020 के बाद दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि कमोडिटी बेस्ड जो भी स्टॉक्स होते हैं वहां पर कमोडिटी के प्राइसेस पे काफी कुछ ध्यान रखना पड़ता है और उसी हिसाब से
प्रॉफिटेबिलिटी प्लस या माइनस आपको होते हुए दिखाई देती है। फ्रेंड्स, टाटा स्टील के करंट मार्केट प्राइस जैसा कि मैंने कहा कि 850 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये 1,04,000 करोड़ रुपए यानी लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बुक वैल्यू 937 रुपए, यानी कि कंपनी इस समय अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। इतनी बड़ी कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। 1535 से 827 इसका रेंज है। फेस वैल्यू 10 रुपए, ROCE 31%, ROE 42% और स्टॉक का PE मल्टीपल आप देखिए मात्र 2 रुपए 60 पैसे इस समय आपको ये मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन में स्टील सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्री स्टील लार्ज में JSW स्टील आपको दिखाई देता है सबसे ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,37,000 करोड़ रुपए के साथ। करंट मार्केट का भाव इसका है 567 रुपए। PE आपका है 6.48। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको टाटा स्टील दिखाई देता है, थर्ड नंबर पे सेल दिखाई देता है, APL अपोलो ट्यूब्स है, एंड देन इस तरह से कुछ कंपनियां आपको दिखाई देती है। तो सेकंड नंबर पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दिखाई देता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर, स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इंडस्ट्री PE काफी कम है। केवल अपोलो को आप छोड़ दीजिए, APL अपोलो ट्यूब्स को, तो एक सिस्टम यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कम PE का। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं जून 2019 से अगर आप देखते हैं 35,000 करोड़ 2019 जून में आपको जो सेल था वो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया सितंबर में। उसके बाद 35,000 करोड़ वापस दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 में 36,000 करोड़, फिर जून 2020 कोरोना में घट जाता है 25,000 करोड़, देन 38, 41, 50। अब आप देखिए साल 2020 के बाद कमोडिटी प्राइसेस को बढ़ने के बाद और कोरोना के जाने के शुरुआत के बाद यहां इनके सेल में कितनी ज्यादा वृद्धि होती गई। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ और 69 मार्च 2022 क्वार्टर का ये आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि इंटरेस्ट जो कॉस्ट इनका था जो 1800 करोड़ रुपए है और हाईएस्ट आप देखिए यहां पर जून 2020 में 2000 करोड़ रुपए है और वो घटता हुआ 1099 करोड़ आपको दिखाई देता है। इन्होंने अपनी जो बोरोइंग्स है उसको कम किया है और उसको कंसिडरेबली घटाया हुआ है, इसलिए क्वार्टरली आप देख रहे हैं कि 1099 जो कि 1800 2000 के रेंज में होता था करोड़ के, तो उसमें कमी आई है। अब आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जून 2019 में 717 करोड़ के ऊपर बैठा हुआ नेट प्रॉफिट आज की डेट में 9,756 करोड़। कैन यू बिलीव इट? 9,756 करोड़ कहां से कहां प्रॉफिट आ चुका है। बीच में हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे, कंपनी लॉस में भी थी, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद की स्थिति 1500 करोड़, 3,000 करोड़, 6,000 करोड़, 8,000, 11,000, यहां तक कि बीच में 11,000 करोड़ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, 2011 से अगर आप इसके ईयरली परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इसका सेल जो है 2011 के साल में 1,18,000 करोड़ रुपए सेल, फिर बढ़ता है 1,32,000 करोड़, 1,34,000 करोड़ साल 2013 में, साल 2014 में 1,48,000 करोड़ और ये सेल आप देख रहे हैं कि मार्च 2016 में ये कम हो जाता है और फिर वहां से धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है और आज के डेट में ये 2,43,000 करोड़ का ईयरली सेल पर ये बैठी हुई कंपनी है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप देखिए नेट प्रॉफिट 8,000 करोड़ का जो होता था वो आपको बढ़ के 40,000 करोड़, 5 गुना, 5 टाइम्स इनके नेट प्रॉफिट हो चुके हैं और इंटरेस्ट बर्डन जो है वो लगातार बढ़ता गया, आप यहां देखिए। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इन्होंने अपने इंटरेस्ट बर्डन को घटाया है क्योंकि इन्होंने अपने डेट को कम किया है। आप बात करते हैं ईपीएस की, 80 रुपए पर जो ईपीएस साल 2011 में था, इस समय वो 328 रुपए पे चला गया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 10 साल का सेल्स ग्रोथ 6%, 5 साल का 17%, 3 साल का 16%। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट का ग्रोथ है 29%, 10 साल में, 5 साल में 77%, 3 साल में 67%। स्टॉक का CAGR अगर आप देखते हैं तो 10 साल में 8%, 5 साल में 12%, 3 साल में 19%। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, 10 साल, 5 साल 21% और 3 साल में 24% आपको दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो यहां साफ साफ आपको दिखाई देगा कि जो बोरिंग 60,000 करोड़ की थी वो कंसिडरेबली जो है वो बढ़ रही थी। 80,000 करोड़ ये टच कर चुके हैं, 92,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो इस तरह से करते करते यहां मार्च 2020 में ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे। उसके बाद 88,000 करोड़ घटाया इन्होंने और अब 75,000 करोड़ फिर से इन्होंने घटाया। तो यानी कंपनी इज वर्किंग टू रिड्यूस इट्स डेट। ये एक इंटेंशन इस कंपनी का आपको होते हुए दिखाई दे रहा है जो कि इसके फंडामेंटल्स को बता रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है उसमें आप कोई प्रॉब्लम
नहीं महसूस कर सकते। उसके अगेंस्ट में रिजर्व्स की बात करें आप, तो रिजर्व भी इनके पास 1,13,000 करोड़ रुपए का है। तो इसलिए इसके अगेंस्ट में अगर आप लोन के अगेंस्ट में रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व तो उससे ज्यादा है। तो एक आपको एक कंफर्ट जोन यहां पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजर्व भी इनके बराबर बढ़ते गए, क्योंकि देखिए फंडामेंट ये हैवी इंडस्ट्रीज में ये कंपनी है, तो हैवी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करने के लिए कंपनियों को हैवी लोन, बड़े लोन लेने पर। साइज देखिए कंपनी के टोटल एसेट्स इस समय 2,82,000 करोड़ रुपए के बैलेंस शीट पर बैठी ये कंपनी आपको दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बाय करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए? या जिन्होंने पोजीशन नहीं ली हुई है क्या उन्हें बाय करना चाहिए, या जिनके पास है वो इसमें से एग्जिट कर जाएं? इस पोजीशन पे 850 रुपए के बाजार भाव पे, और वो भी तब जबकि बुक वैल्यू इनकी बाजार भाव से ज्यादा है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय। लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जाइए और तुरंत अपने सारे जो है कैपिटल को वहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए। बेसिकली क्या है कि शेयर बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं होता। आपको यहां पे देखना होगा कि 10% का अगर कट लग जाता है तो कुछ कुछ अपना इंस्टॉलमेंट यहां पे डालते रहें। इंस्टॉलमेंट अगर आप डालेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति जो 1500 रुपए पर मार्केट में इस स्टॉक को देखा, उसने देखा कि मार्केट में इस समय करेक्शन आया और 1300 में उसको लगा कि अब तो बड़ा अच्छा करेक्शन आ गया 10% का, वहां पे वो एंटर हुआ। 1300 पे देखने वाले ने देखा कि 1100 रुपए पर आ गया स्टॉक, यहां पे एक अच्छा करेक्शन वैल्यू हो गया, लेकिन स्टॉक ने वहां पर 827 रुपए का रेंज दिखाया। अब इसलिए आपको देखना चाहिए कि कंपनी चाहे कोई भी हो, कंपनी चाहे बड़ी हो, कंपनी चाहे छोटी हो, कंपनी चाहे क्वालिटी हो या कंपनी की क्वालिटी हो या ना हो, सभी कंपनियों को पिटाई लगती है, सभी कंपनियां नीचे की ओर जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता चल जाएगा कि उसका बॉटम कहां है या उसका टॉप कहां है। हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि हमें अपने पूरे पैसे को यहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे हमें इन्वेस्ट करना होगा। अब आप देखिए कि 850 रुपए के रेंज पर है ये कंपनी, और क्या ये इससे भी नीचे जा सकता है? अगर नहीं जा सकता तो भी कोई बात नहीं है, अगर जा सकता है तो भी कोई बात नहीं है। आप अपने पैसे को धीरे धीरे 10% के इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे लगाते रहिए। और यहाँ पर कमोडिटी के प्राइसेस तो नीचे जा रहे हैं, वो एक नेगेटिव ट्रेंड है इस कंपनी के लिए, लेकिन अगर वॉर खत्म हो जाता है, एक ईज आउट आता है, मंदी की स्थिति पूरी दुनिया में बनती जा रही है, अगर मंदी की स्थिति से दुनिया बाहर आती है तो कमोडिटी के प्राइसेस फिर से बढ़ेंगे और मांग निकलेगी, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे। उस समय इसके इंडस्ट्री के जो फंडामेंटल्स हैं, इंडस्ट्री का जो फंडामेंटल है वो इंप्रूव होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात इस इंडस्ट्री के साथ बाद में नहीं होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम देखिए, अप्स एंड डाउन्स उस किसी भी इंडस्ट्री के साथ होता रहता है, लेकिन वो इंडस्ट्री जानी ऊपर ही है, क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट पे कोई डाउट ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग जो 1300 पे फंसे हुए हैं, 1400 पे फंसे हुए हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग 1500 पर भी फंसे हुए होंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें एग्जिट करना चाहिए? इतनी क्वालिटी कंपनी से एग्जिट करना ये कोई भी समझदारी भरा काम नहीं है। आपको होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी कंपनी है। आप चाहें तो इस लेवल पर एवरेज करिए, इस लेवल पर एवरेज करिए। फ्रेंड्स, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में जरूर कांटेक्ट करिए। ये एक एजुकेशन पर्पस से बनाया गया वीडियो है, जस्ट दैट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो, इस वीडियो में टाटा स्टील के ऊपर जो कंप्लीट एनालिसिस है वो समझ आई होगी कि आपको इस क्वालिटी कंपनी में कितना समय देना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस कंपनी के बारे में राय बनाने में काफी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।